नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए बिंदु वीकर सेक्शंस पे। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आपको समय समय पर और दूसरी सूचनाएं भी मिलती रहें। अब बात आती है वीकर सेक्शन पे। इस पे और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको एक मोतीलाल गुप्ता की किताब है भारत में समाज, इसके अलावा समकालीन भारतीय समाज, इसका भी अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी समाजशास्त्र की पुस्तक हैं जिनका अवलोकन किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी जानकारी मिल सकती है। मेन बात अब आती है वीकर सेक्शन की। कमज़ोर वर्ग, एक ऐसा वर्ग जिसको हजारों वर्षों से, काफ़ी सालों से कमज़ोर माना गया है। ऐसा समूह माना गया है जो उच्च वर्ग के शोषण का शिकार होता है। ऐसा वर्ग जो दूसरे पर निर्भर है, कभी वो दास के रूप में, कभी किसी और रूप में, उसका सामाजिक आर्थिक शोषण होता रहा है। सामाजिक आर्थिक रूप से उसको शोषित किया जाता रहा है। और जो अधिकार संपन्न वर्ग है उससे हमेशा वो अलग रहा है। उसकी सोच भले कितनी भी अच्छी रही हो, लेकिन वो सोच को स्थान नहीं दिया गया है। एक तरह से सामाजिक संस्तरण में जो सोशल हायरार्की है, उस हायरार्की में उसको निम्न स्थान दिया गया है। उसको ये माना गया है ये पूरे सिस्टम में सबसे नीचे है। इसके साथ ही साथ वंचित, ऐसी स्थिति में वो अपने आप को वंचित महसूस करता है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में आता है एक वर्ड शेड्यूल कास्ट। वो इस वर्ग के अंतर्गत वर्तमान समय में कहा जा सकता है। कभी इसको दलित कहा गया, कभी कमजोर कहा गया, कभी असहाय कहा गया। समय समय पर, समय के काल चक्र में इसका अलग अलग रूप से परिभाषित किया गया है। अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें, जैसा कि हमने पिछले एक लेक्चर में, ट्राइब के लेक्चर में बात की थी शेड्यूल शब्द की। शेड्यूल शब्द, जो शब्द भारत सरकार द्वारा निश्चित किया गया, जिसके अंतर्गत एक ऐसी लिस्ट बनाई गई है जिस लिस्ट के तहत एक पर्टिकुलर को शेड्यूल कहा गया, यानी उस लिस्ट में जिसको स्थान दिया गया वही शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आता है। हालांकि 1935 में से पहले ये शेड्यूल शब्द नहीं था। 1935 के बाद भारत सरकार अधिनियम बनाया गया और कुछ ऐसी जातियों को जो कि कमजोर थी, असहाय थी, वंचित थी, अधिकार संपन्न वर्ग से अलग थी, सोसाइटी में उनका उच्च स्थान नहीं था या एक सामान्य स्थान भी नहीं था, ऐसी स्थिति में उनको एकत्रित करके इनका सर्वे किया गया और उसके जरिए ये देखा गया कि इनके लिए कुछ होना चाहिए। 1936 में भारत सरकार ने अनुसूचित जाति का एक आदेश पारित किया और 35 में ही एक दलित शब्द आया। अनुसूचित जाति प्रशासनिक, न कि सामाजिक या समाजशास्त्री। ये जो अनुसूचित वर्ड है ये समाजशास्त्री वर्ड नहीं है, ये एक प्रशासनिक वर्ड है जिसको भारत सरकार द्वारा निश्चित किया गया है। अगर भारत में देखें तो भारत में अनुसूचित जाति की जो संख्या है, परसेंटेज है, वो लगभग 15.8% है। 15.8% है। लेकिन विशेष रूप से कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, भारत का जो 50% हिस्सा है वो यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और हरियाणा में इनकी संख्या ज़्यादा है। इन शेड्यूल कास्ट की संख्या में एक कास्ट है चमार जाति, जिसका परसेंटेज सबसे अधिक है। लगभग 25% चमार जाति के लोग ही शेड्यूल कास्ट में ज़्यादा हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो विभिन्न स्टेट में इनकी संख्या कर्नाटक में 95 है, उड़ीसा में 88 है, राजस्थान में 76, तमिलनाडु में 74, मध्य प्रदेश में 60, महाराष्ट्र में 60, उत्तर प्रदेश में 60, पश्चिम बंगाल में 60, आंध्र प्रदेश में 60। हालांकि संख्या समय समय पर परिवर्तित हो सकती है, परिवर्तित होती रही है। जब कोई वर्ग ये चाहता है, ये अपेक्षा करता है कि वो वास्तव में सोसाइटी में, समाज में संपन्न वर्ग से पृथक है, उसका शोषण हो रहा है, ये आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो डिमांड करता है कि उसको शेड्यूल कास्ट में स्थान दिया जाए। इस आधार पर समय समय पर इस तरह से जातियों को उसमें ऐड भी कर दिया जाता है।
इसके अलावा अगर हम परसेंटेज की बात करें कुछ राज्यों में, तो पंजाब में ये परसेंटेज 27% है। 27% शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में 25% है, पश्चिम बंगाल में 22% है, उत्तर प्रदेश में 21% है, हरियाणा में 19%। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो शेड्यूल कास्ट की जातियाँ हैं वो लगभग 80% से अधिक हमारे गांव में निवास करती है। ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज अनुसूचित जाति का जो कि गांव में रहता है वो उतना संपन्न वर्ग नहीं है। ऐसी स्थिति में कहा जाए कि ये वर्ग वास्तव में विभिन्न तरह के प्रोग्रामों में, विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में वर्तमान समय में भाग तो लेता है, लेकिन आज भी इनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है आंतरिक रूप से, अर्थात सोच में परिवर्तन नहीं आया। हालांकि भारत सरकार द्वारा इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसा कि मैंने कहा 21%, उत्तर प्रदेश में 21% की व्यवस्था है। भारत के अनेक राज्यों में इसकी अलग अलग व्यवस्था दिखाई पड़ती है। लेकिन जैसा कि आरक्षण की व्यवस्था इसलिए रखी गई थी ताकि एक मुख्य धारा से सब लोग जुड़ सकें, लेकिन अभी वो परिवर्तन उतना नहीं आया जितना कि वास्तव में होना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए समझा जाए कि आज आरक्षण खत्म कर दिया है, ऐसा महसूस होता है कि फिर से 50 साल पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, ऐसा अनेक सर्वे कहते हैं। अगर हम डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो कमज़ोर वर्ग के लिए एक बात देखी जाती है कि वो अपना व्यवसाय चुनने की सुविधा का अभाव पाया जाता है। जैसे कि हमारे देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बना, सभी को समान अधिकार मिले, लेकिन उसके बावजूद भी एक शेड्यूल कास्ट वर्ग काफ़ी दिनों तक, हालांकि वर्तमान समय में काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन आज भी कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है, जो शहर से दूर हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अपना व्यवसाय चुनने का प्रयास करते हैं, और अगर वो व्यवसाय उच्च वर्ग के व्यवसाय से मिलता जुलता है तो उसको सोसाइटी रोकती है। एक डिसेबिलिटीज़ जो पहले से चली आ रही है ये दिखाई पड़ती है। इसके अलावा दूसरी डिसेबिलिटीज़ दिखाई पड़ती है भूमिहीन होना। ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट के पास वो ठीक है, वो वर्तमान समय में काफ़ी जागरूक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके पास भूमि की कमी है, भूमिहीन है। बहुत सारे ऐसे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, जो एक वास्तव में एक डिसेबिलिटीज़ दिखाई पड़ती है, जिसके कारण अनेक तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ बेगार एक डिसेबिलिटीज़ है। बेगार यानी उनसे काम करा ले जाता, उसके बदले उनको 1 टाइम का 2 टाइम का भोजन दे दिया, कभी पैसे दे दिए, कभी नहीं दे दिए। इस तरह की स्थिति भी हमारे देश में दिखाई पड़ती है। लेकिन हमसे 50 साल पहले ये स्थिति बहुत ही भयावह थी, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। इसके साथ साथ शिक्षा साधनों और सुविधाओं का अभाव, एजुकेशन सिस्टम में उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी। ये सिस्टम खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग को ये माना जाता था ये अछूत है, इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। खासकर अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रह्म समाज आंदोलन की, ब्रह्म समाज आंदोलन भी के जरिए भी या इस तरह के आंदोलन के जरिए भी शेड्यूल कास्ट के अधिकारों पर ध्यान दिया गया, और उसमें वर्तमान समय की स्थिति तक ये काफ़ी चेंजेस आया, काफ़ी बदलाव आया, सकारात्मक बदलाव आया। लेकिन फिर भी जब हम शिक्षा साधनों की बात करते हैं तो वो चीज़ आरक्षण के कारण ही तो दिखाई पड़ती है, मेंटेलिटी में वो चेंज नहीं आया। क्योंकि आज भी हम किसी स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, खासकर जो प्राइमरी पाठशालाएं हैं जो भारत सरकार चलाती है, प्रदेश सरकार चलाती है, उसमें कभी कभी इस देखने में आता है, सुनने में आता है, न्यूज़पेपर की में जरिए पता चलता है कि वहाँ पर अछूत के बच्चों के साथ खाना नहीं खा रहे हैं। ये चीज़ें, ये दृष्टिकोण वास्तव में सोचनीय है। इसके साथ साथ पृथक्करण व विलगित आवास, ये बात पहले से ही दिखाई पड़ रही है। प्राचीन भारतीय समाज में हमसे 50 साल पहले ये चीज़ दिखाई पड़ती थी कि उनका आवास उच्च जातियों के आवास से दूर रहे, अलग रहे, क्योंकि वो अछूत है, ऐसा माना जाता था। लेकिन अनेक प्रयासों के जरिए, चाहे उसमें भारत सरकार का प्रयास रहो, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास रहो, जिसके जरिए काफ़ी हद तक उसमें बदलाव आया, लेकिन उनको एक अलग आवास के, अलग स्थान पर आवास की बातें हमारे गांव के अनेक स्थानों पर देखने में मिलती है कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं, यहाँ स्वर्ण लोग रहते हैं। उनके लिए एक विलगित आवास, एक अलग आवास जहाँ पर केवल वही रहे। इसके अलावा राजनीतिक अधिकारों के इस्तेमाल करने की आज़ादी का अभाव,
वो बात अलग है कि वर्तमान समय में आरक्षण की व्यवस्था कर दी, लेकिन आज भी आरक्षण की व्यवस्था होने के बाद भी ये बदलाव नहीं आया। लेकिन जब कोई सीट रिजर्व होती तो मजबूरी में वहाँ पर उस एससी कैंडिडेट को खड़ा करना पड़ता है। लेकिन बहुत कम ऐसा देखा गया है कि जो रिजर्व सीट नहीं है उस सीट पर कोई एससी का कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आए। यानी उनको अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर तमाम तरह की समस्या है। हालांकि एससी का व्यक्ति बड़ी से बड़ी पदों तक पहुंच गया है, वो मुख्यमंत्री हो गया है, वो एक तरह से राष्ट्रपति हो गया, उसके बावजूद भी आज भी बहुत सारी बातें ऐसी की जाती है कि उनको बहुत सारे राजनीतिक अधिकारों को लेकर तमाम तरह की बातें छिपे तौर पर की जाती है। वंचित व अभाव उपेक्षित समूह एक तरह से उपेक्षित समूह है, वो वंचित महसूस करता है। आज भी जब वो इकट्ठा बैठता है तो वो ये मानता है कि स्वर्ण जाति के लोग हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि हम क्या करें। तो ये अलगाव का दृष्टिकोण भी उसमें दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ सामाजिक संस्तरण में, हायरार्की में, सोशल हायरार्की में ये सबसे निम्न स्थिति में देखा जाता रहा है। उसकी स्थिति, उसकी स्टेटस नीचा रहा है, उसको नीचा माना गया है, उसको कमज़ोर माना गया है। इसके साथ साथ अधिकार संपन्न वर्ग से पृथक्करण, जिसके पास पावर है, जिसके पास धन है, वो वर्ग से उसको अलग माना गया है, उसको उपेक्षित माना गया है। ऐसी स्थिति देखी गई है कि अनेक बार उसके साथ इस तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उसको अनेक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका जाता था। ये चीज़ें किसी न किसी रूप में आज भी कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। लेकिन इतने बदलाव हुए, उससे कुछ थोड़ा सा वर्तमान समय में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। चाहे वो भारत सरकार की बात हो, प्रदेश सरकार की बात हो या एनजीओज़ की बात हो, उनके प्रयासों से काफ़ी हद तक इन सामाजिक निरयोग्यताओं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास होता रहा है। अब भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए उस प्रयास में मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, संवैधानिक संरक्षण दिया गया। इसमें अगर संवैधानिक संरक्षण की बात करते हैं तो इस संवैधानिक संरक्षण में कई अनुच्छेदों के माध्यम से ये बदलाव किया गया है, ये प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता निवारण का एक अनुच्छेद है, जिसके जरिए कोई भी किसी को अस्पृश्य नहीं कह सकता, यानी वो अछूत नहीं कह सकता। इस तरह का एक दृष्टिकोण अपनाया गया है, अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 338 विशेषाधिकारी नियुक्त किया जाता है राष्ट्रीय आयोग आधार पर, जो ये ध्यान रखता है कि शेड्यूल कास्ट के हितों का ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। अनुच्छेद 341 ये अनुच्छेद किसी को भी राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित घोषित किया जा सकता है। जैसे कि मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था, अगर कोई जाति इस तरह की स्थिति में है, वो पृथक्करण की स्थिति में है, हायरार्की में उसको निम्न स्थान सोसाइटी के लोग मानते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोकते हैं, वो सामाजिक रूप से उपेक्षित समूह है, आर्थिक रूप से उपेक्षित समूह है, सांस्कृतिक रूप से उपेक्षित समूह है। ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति द्वारा किसी को शेड्यूल यानी अनुसूचित घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 जो कि पहले पुराने ज़माने में, अब से 50-60 साल पहले, 100 साल पहले, जिसमें हम कह सकते हैं अम्बेडकर जी के प्रयासों से काफ़ी हद तक सकारात्मक रूप में स्थान मिला। अनुच्छेद 25 जो कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने की रोक थी। एक समय ऐसा था कि वहाँ सार्वजनिक कुओं में जाने की रोक थी, सार्वजनिक मंदिरों में जाने की रोक थी, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने की रोक थी। उसका उन्मूलन करना था, उसको समाप्त करना था। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक सार्वजनिक स्थान सबके लिए है, इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। कई बार ऐसा देखने में आता है, ऐसे सर्वे कहते हैं कि कुछ मंदिरों में कुछ दलितों को जाने से रोका। कभी कभी न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें आती हैं, तो लेकिन जब हमारे पास अनुच्छेद 25 है तो हम किसी को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि मंदिर सबके हैं, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 29 क्योंकि एक ऐसा ज़माना था जिसमें स्कूल कॉलेजों में उच्च जाति के व्यक्ति पढ़ते थे, उच्च जाति के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन निम्न जाति के व्यक्तियों को, दलित बच्चों को, शेड्यूल कास्ट के बच्चों को, कमज़ोर वर्ग के बच्चों को उसमें प्रवेश देने से रोका जाता था, और अगर प्रवेश हो भी जाता था तो क्लास के अंदर बैठने से रोका जाता था। अभी हाल में एक फिल्म अम्बेडकर जी पे आ रही है, उसमें इस तरह के दृष्टांत दिखाई पड़ते हैं कि दलितों के साथ कैसा भेदभावपूर्ण व्यवहार होता था। लेकिन अनुच्छेद 29 बनने के बाद शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा,
उस आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया, बल्कि एक आरक्षण की व्यवस्था कर दी कि इतने % कम से कम होने चाहिए। यानी अनुच्छेद 29 के जरिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश का एक अधिकार मिल गया, जिस आधार पर कोई भी मना नहीं कर सकता। अनुच्छेद 46 जो राज्य के स्तर पर शिक्षा और अर्थ में समान अधिकार देता है, यानी काफ़ी हद तक हम ये कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में ये अधिकार दिया जा सकता है। यानी अगर हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए वो प्रयास वास्तव में देखा जाए तो इन कमजोर वर्गों के हितों के लिए एक सकारात्मक प्रयास थे, जिसका प्रभाव वर्तमान समय में देखा जा सकता है। अगर हम देखें लोकसभा में SC/ST को उनके अनुपात के अनुसार आरक्षण अनुच्छेद 330 के अंतर्गत दिया गया। अनुच्छेद 330 ये कहता है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को एक निश्चित अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके जरिए वर्तमान समय में हम लोकसभा में ये देखते हैं कि SC/ST के लोग भी सांसद बनते हैं, बाद में चल के मंत्री बनते हैं। ये सब आरक्षण व्यवस्था के जरिए हो पाया, यानी अनुच्छेद 330 के प्रावधान के बाद हो पाया। इसी तरह अनुच्छेद 332 जो विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था, यानी लोकसभा के साथ साथ हमारी प्रदेशों की विधानसभाओं में भी ये व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 332 रखा गया कि इतने % लोग को कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग को स्थान देना होगा। इसके साथ अनुच्छेद 335 ये कहता है कि जो प्रशासनिक कार्यों के लिए सरकारी पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में अनुरूपता के संदर्भ में SC/ST के लोग के पक्ष में किए जाने वाले वादों पर पर्याप्त विचार किया जाए। यानी प्रशासनिक कार्यों में सरकारी पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में, अर्थात आज ये व्यवस्था की गई है कि कितने % लोग को नौकरी दी जाए, इस तरह की व्यवस्था की गई, क्योंकि इससे पहले अनेक नौकरियों में उनको प्रवेश करने से रोका जाता था। अनेक ऐसे इंटरव्यूज़ होते थे जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रवेश करने से रोका है, लेकिन आज ये ऐसी व्यवस्था हो गई कि अनुच्छेद 335 के जरिए कि ये चीज़ देखी जाती है कि इतने % को मिला है या नहीं मिला है उसमें प्रवेश। इसके साथ ही साथ SC/ST के लिए नागरिकों के किसी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग के उत्थान के लिए किसी प्रकार का विशेष प्रावधान अनुच्छेद 15 में किया गया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इतना स्थान मिलना चाहिए। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, उन दलित वर्ग के लोगों को उनकी जो नागरिक हैं उनको शैक्षणिक और पिछड़े हुए हैं उन लोगों के लिए किसी प्रकार का विशेष प्रावधान किया जाए, ताकि वो भी मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। अनुच्छेद 16 जो पिछड़े वर्गों को सरकारी पदों पर आरक्षण प्रदान करता है, यानी जो जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण प्रदान करता है, जिसे राज्य ऐसा वर्ग मानता है कि वास्तव में वो पिछड़ा है, कमज़ोर है, दलित है, असहाय, जिसे राज्य के सरकारी पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके प्रतिनिधित्व को लेकर ये व्यवस्था की गई है ताकि वो मुख्य धारा के साथ जुड़ सके। समय समय पर इसका अवलोकन भी किया जाता है कि वास्तव में नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 46 ये कहता है राज्य के समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से SC/ST के शैक्षणिक व आर्थिक हितों के संवर्धन करना चाहिए तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचना चाहिए। यानी जो शोषण होता आया है उस शोषण को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 46 में व्यवस्था की गई। यानी अनुच्छेद 46 ये व्यवस्था करता है कि इस तरह का व्यवहार आगे से नहीं होना चाहिए। इस तरह से समय के साथ साथ इस तरह के अनेक प्रावधान किए गए जिसके जरिए SC/ST की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। भारत सरकार द्वारा ये प्रयास किए गए। इसके साथ साथ अनेक NGOs जो समय समय पर इस तरह के प्रयास करते हैं, जिसके जरिए आज हम ये देखते हैं कि भारत में दलितों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। बहुजन समाज पार्टी इसके लिए प्रयत्नशील रही है, जिसने इस तरह के प्रयास किए हैं ताकि दलितों के हितों को ध्यान दिया जाए। अनेक ऐसी पार्टियां वर्तमान समय में प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर बनी हैं जो इस तरह के प्रयास करती हैं ताकि दलितों के हितों की अनदेखी ना हो। भारत सरकार में इसके साथ साथ कुछ स्वर्ण जात के व्यक्ति भी दलितों के हितों के लिए जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि मानते हैं अगर देश में रहना है, देश का कल्याण करना है, देश का विकास करना है, तो केवल एक वर्ग के करने से विकास नहीं होगा, उसमें सभी लोग को साथ लेके चलना पड़ेगा। कमज़ोर को इक्वल लाना पड़ेगा, तभी तो डेवलपमेंट होगा। जैसे किसी गाड़ी की बात अगर हम करते हैं तो उस गाड़ी के
जब तक चारों पहिए, अगर हम 4 पहियों की बात करते हैं तो उन चारों पहियों का सही होना जरूरी है। अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि 3 पहिए सही हैं और एक पहिया का में पंचर हो गया, एक पहिया ठीक से काम नहीं कर रहा, तो गाड़ी सही ढंग से नहीं चलेगी, कभी भी लुढ़क सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि चारों पहियों को, जो चारों वर्गों के रूप में हो सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि उसको भी उतना ही महत्व दिया जाए, क्योंकि अगर एक को महत्व दिया जाएगा तो वो पूरी गाड़ी को आगे नहीं ले सकता। यानी विकास की गाड़ी को, डेवलपमेंट की गाड़ी को, कल्याण की गाड़ी को और देश के विकास के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को एक साथ लेना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है उनके हितों को ध्यान दिया जाए, उनके शोषण को ख़त्म किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको जागरूक किया जाए, आर्थिक रूप से उनको काम करने के लिए रोका ना जाए, अर्थात व्यावसायिक जो बंधन था उसको ख़त्म किया जाए। उनको ये अधिकार होना चाहिए कि कोई भी वो व्यवसाय चुन सकते हैं, वो समारोह में भाग ले सकते हैं। वो ठीक है, अनेक अनुच्छेदों के जरिए डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी पूर्णतः आंतरिक रूप से ये चीज़ सबके दिलों में नहीं बैठी है। इसको जागरूक करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ जिक्र ये भी कर दे दें, 1956 में एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनी, जिसका प्रयास दलितों के हितों के लिए रहा। 1956 में इस पार्टी द्वारा दलित जातियों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए हितों में ध्यान देने के लिए ये पार्टी बनी और इसने काफ़ी काम किया। 1970 में दलित पैंथर पार्टी बनी। इस पार्टी द्वारा भी समाज में कमज़ोर वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लोगों के लिए, कल्याण के लिए इसने समय समय पर अनेक कार्य किए। 1970 से 80 के बीच उच्च जातियों द्वारा दलित साहित्य लिखा गया, यानी दलित साहित्य लिखा है जिसके लिए लोगों को जागरूक किया गया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति सबके बारे में सोचे। 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ अंबेडकर जी ने बनाया, जिसका प्रयास था कि दलित जातियों के हितों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक समय ऐसा था स्कूल कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता था, प्राथमिक पाठशालाओं में एडमिशन नहीं मिलता था, अनेक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका जाता था, उनको किसी तरह के स्थान पर जाने की मनाही थी, यानी वहाँ पर केवल उच्च जाति के व्यक्ति जा सकते हैं। जैसा कि मैंने एक लेक्चर में अपने जिक्र भी किया था, कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ केवल दिन के 12 बजे निम्न जाति के व्यक्ति जा सकते हैं, सवेरे और शाम नहीं। उनका मानना था कि सवेरे और शाम पर छाया जो पड़ती है उस उच्च जाति के व्यक्ति पर पड़ जाएगी, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। कैसी बातें थी ये, विचित्र सी बातें थी। और यही कई बार तो ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, देखने में आता है कि उनसे कहा जाता है थूकदान साथ रखो, क्योंकि थूक अगर सड़क पे थूका जाएगा तो उस पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का अगर पैर पड़ गया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाए। कैसी विचित्र सारी बातें थी। लेकिन इन सब बातों पर ध्यान देते हुए अम्बेडकर जी ने बहुत प्रयास किया। अम्बेडकर जी का जीवन वास्तव में प्रशंसनीय है। वो अपने अंदर आत्मसात करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली ये चीज़ अनुभव की थी और उसके बाद उसके निराकरण के लिए प्रयास किया था। वास्तव में बहुत विद्वान महापुरुष रहे हैं। उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ बना के काफ़ी हद तक दलितों के हितों का कल्याण किया है। 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम बना, जिसके आधार पर काफ़ी हद तक इसमें बदलाव आने का प्रयास हुआ। 1976 में अस्पृश्यता संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम बना, जो उप अस्पृश्यता अधिनियम का ही संशोधित रूप कहा जा सकता है, यानी उसमें समय समय पर ये संशोधन हुए। 1989 में एक इम्पॉर्टेंट हरी SC/ST एक्ट अत्याचार अधिनियम बना, जो 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ, क्योंकि ये देखा जाता था कि कई स्वर्ण जाति के लोग तरह तरह की बातें करते थे और लोग के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते थे, उनको कमेंट करते थे। ऐसी स्थिति में दलित जाति का व्यक्ति अपने अंदर हीनता की भावना डेवलप हो जाती, वो परेशान होता था, उसको परेशान किया जाता था, ऐसे ऐसे अपशब्द कहे जाते थे जिससे कि वो कभी कभी आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाता था। ऐसी स्थिति में सभ्य समाज में, ऐसे देश में जो देश अंग्रेज़ों से अलग होकर हमने आज़ादी हासिल की थी, हमारा संविधान बना था, ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी था कि देश के कल्याण के लिए दलित जातियों के हितों में ये इस तरह का एक एक्ट बने। और 1990 में ये एक्ट लागू हुआ और इसके तहत
सजा का प्रावधान भी किया गया। वर्तमान समय में इसमें संशोधन करके और अधिक इसको मजबूत किया गया ताकि इस चीज़ में लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ न करें जिससे दलितों के हितों की अनदेखी हो। इसके साथ ही कुछ कल्याण व परामर्शदात्री एजेंसियाँ डेवलप की गई ताकि वो अपना परामर्श दे क्या किया जा सकता है, डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, दलितों के हितों का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। इसके साथ साथ भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दलितों के कल्याण के लिए कुछ ऐसे हॉस्टल भी खोले गए लड़के लड़कियों के लिए जिसमें दलित जाति के बच्चे रहें और उनसे फीस न ली जाए। क्योंकि ये स्थिति थी कि अनेक आरक्षण के बाद भी, अनेक तरह के प्रयासों के बावजूद भी कमज़ोर वर्गों के अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति शोचनीय है। ऐसी स्थिति में उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था कैसे की जाए, क्योंकि हो सकता है अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाए तो उसको कहीं मकान ना मिले, किराए पे कोई रखने को तैयार ना हो। ऐसी स्थिति में उनके लिए हॉस्टल की निःशुल्क व्यवस्था की गई और वर्तमान समय में विभिन्न प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जिसका पूरा वहन सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दलितों के हितों के लिए SC/ST कोचिंग्स डेवलप की गई जिससे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में इस तरह की व्यवस्था की जाती है जिसमें SC/ST के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था, जिसमें वो रहकर जो BA BSc की पढ़ाई है, MA MSc की पढ़ाई वो तो कर ही सकता, साथ में कंपटीशन की तैयारी भी कर सकता है। कंपटीशन की तैयारी के लिए भी या UGC नेट की तैयारी के लिए भी इस तरह की व्यवस्था की जाती ताकि वो वहाँ पर रह के पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके। इस तरह से भारत सरकार द्वारा ये प्रयास किए जाते हैं और प्रदेश सरकार द्वारा कि इस तरह की कोचिंग खोली जाए जहाँ पर दलितों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो सके। इसके साथ साथ पुस्तक बैंक, हमारे कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजेस में पुस्तक बैंक की व्यवस्था है। पुस्तक बैंक में कई सारी बुक्स एक साथ मिल जाती है जो बाद में जमा कर दी जाती है। यानी SC/ST के बच्चों के लिए पुस्तक बैंक की योजना रखी गई, क्योंकि हम ये कहते हैं कि आज भी बहुत सारे बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। कभी अगर कॉलेजों में देखें, डिग्री कॉलेजों में देखें, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें बच्चों के पास स्वेटर नहीं होते हैं सर्दियों में। इसके लिए प्रदेश सरकारें, भारत सरकार समय समय पर उनके लिए स्वेटर की व्यवस्था करती है ताकि वो इस स्थिति से उबर सके और पढ़ाई कर सके और देश के डेवलपमेंट में अपना सहयोग दे सके। इसके साथ साथ SC/ST के लिए विशेष सहायता का प्रावधान भी किया जाता है। बावजूद इनके आज भी हमको विशेष रूप से अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ेगा। हजारों साल से जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार प्रयास कर रही है, प्रदेश सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन मेंटेलिटी चेंज होना जरूरी है। इसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, अनेक NGOs को आगे आना होगा, सोचना होगा, स्वर्ण जाति के लोग आना होगा और खासकर SC/ST के लोगों को, उन लोगों को आगे आना होगा जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उनके भाइयों का कल्याण भी तभी हो सकता है जब वो भी चाहेंगे। केवल एक के चाहने से डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सबके चाहने से डेवलपमेंट होगा। जब तक सब नहीं चाहेंगे डेवलपमेंट नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। आरक्षण व्यवस्था मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए है, न केवल एक पर्टिकुलर समय के लिए है। ये आरक्षण व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी अगर सब बराबर हो जाएंगे। अपने आप व्यक्ति ये महसूस करने लगेगा हम सब कुछ हमको मिल गया, हम सबके बराबर हो गए। जब ऐसा समाज होगा वास्तव में वही अच्छा समाज होगा, वो सकारात्मक समाज होगा जिसमें दलित शब्द अपने आप समाप्त हो जाएगा, कमजोर वर्ग अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी एक विकसित राष्ट्र की तरफ लाने के लिए हमको इस शब्द को हटाने का प्रयास करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है ये छुआछूत की बातें, ये शोषण की बातें, ये कमज़ोर वर्गों के शब्दों की बातें या इस तरह के शब्दों की बातें कि तुम कमज़ोर हो, तुम दलित हो, या ऐसे अनर्गल शब्द जो उनके लिए पुराने ज़माने से लोग कहते आए हैं, उस पर विराम लगाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम सब बराबर नहीं होंगे, और जब तक हम सब बराबर नहीं होंगे तब तक हम विकसित नहीं होंगे, और हम विकसित नहीं होंगे तो भारत विश्व पर राज कैसे करेगा। विश्व पर राज करने के लिए जरूरी है प्रत्येक वर्गों का लगभग बराबर होना।
उनको उनकी जाति के आधार पर नहीं, उनके कर्म के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर उनको पहचाना जाए, उनके अंदर टैलेंट को पहचाना जाए। वो टैलेंट जाति के आधार पर ना होकर वास्तव में उनकी अर्जित स्थिति पर ध्यान देकर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या वास्तव में करके दिखाया, उनका दिमाग कितना तेज चल रहा है, उनका दिमाग किस तरह से कार्य कर रहा है, उस आधार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक विकास नहीं होगा। लेकिन अंत में ये कहेंगे, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, एनजीओज और कुछ बुद्धिजीवी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और प्रयास सकारात्मक दिशा में भी जा रहे हैं और निकट भविष्य में हो सकता है ये प्रयास सफल रहे। वर्तमान में कुछ हद तक सफल हुआ है, लेकिन और अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है इस पे आगे प्रयास किया जाए।